करते हैं प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए बेटा जी सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम इस लिक्विड को फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीज लिक्विड बाय फ्रीजिंग मिक्सचर, बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमारे पास ये एक बड़े से टैब के अंदर क्या होता है, आइस प्लस साल्ट का मिक्सचर होता है, नमक का और बर्फ का क्या मिक्सचर है। इस मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं बेटा जी? फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि इस राउंड बॉटम फ्लास्क को फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा जाएगा। तो क्या होगा, ये सारे का सारा लिक्विड क्या कर जाएगा बेटा जी? फ्रीज कर जाएगा। जैसे ये फ्रीज करेगा तो इसके ऊपर जो भी एयर होगी या वाटर वेपर्स होंगे या लिक्विड के वेपर्स होंगे, आप उनको बेटा जी वैक्यूम पंप के जरिए यहां से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, फ्रीज करके क्या करना है आपने? रिमूव करना है, रिमूव एयर फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस से हमने क्या करना है? रिमूव कर देना है एयर को। ओके हो गया। फिर आपने क्या करना है? इस लिक्विड को दोबारा फिर मेल्ट कर देना है। क्या कर देना है? इसको मेल्ट कर देना है। सेकंड स्टेप क्या है कि मेल्ट लिक्विड एंड अगेन फ्रीज। मेल्ट करके उसको क्या करना है बेटा जी? फ्रीज कर देना है। ठीक है, या आप मेल्ट करके भी क्या करेंगे? सक्शन अप्लाई करेंगे, यहां से एयर को रिमूव कर देंगे और फिर फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से इस लिक्विड को क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे। दोबारा फिर आपने सक्शन अप्लाई की और यहां से एयर को इवैक्यूएट कर दिया, आपने रिमूव कर दिया। ठीक हो गया बेटा जी। इस प्रोसेस को कि लिक्विड को आपने फ्रीज करना है, एयर को इवैक्यूएट कर देना है, फिर मेल्ट करना है, फिर लिक्विड की सरफेस से एयर को इवैक्यूएट कर देना है, फिर उसको फ्रीज करना है, फिर वैक्यूम पंप की मदद से आपने क्या करना है? एयर को इवैक्यूएट कर देना। इवैक्यूएट का मतलब क्या बेटा? रिमूव कर देना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ओके हो गया। इस दौरान होगा क्या कि जो भी एयर के बबल्स या फिर कोई और गैस है, वो जो भी लिक्विड के अंदर ट्रैप होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। ओके हो गया बेटा जी। अब आपने क्या करना है? अब आप लिक्विड को उस टेम्परेचर पर हीट अप करेंगे जिस टेम्परेचर पर आप वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? फिक्स रहेगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? थर्मोस्टेट के अंदर जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर बेटा जी हम उतना कर देंगे जिस टेम्परेचर पे हम लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप हीट करेंगे, हीट लिक्विड इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के अंदर आप लिक्विड को हीट करेंगे एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको क्या करेंगे? हीट अप करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने ये जो वैक्यूम पंप वाला ब्लॉक, इस स्टॉपर को ब्लॉक कर देना है। अब यहां से बेटा जी क्या प्रोड्यूस होंगे? वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। वो वेपर्स बेटा जी किधर जाएंगे? इस मैनोमीटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा यहां पे सिर्फ वेपर्स का प्रेशर नहीं लग रहा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर है। ओके हो गया। यहां पे बेटा जी क्या है? यहां पे दो चीजें हैं। नंबर वन क्या है बेटा जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस साथ क्या बेटा जी? वेपर प्रेशर। यही वजह है कि क्या है कि ये वाला हिस्सा क्या होता है? डिप्रेस होता है, जबकि ये वाला हिस्सा जहां पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये क्या होता है? ये ऊपर मूव कर गया होता है। ओके हो गया बेटा जी। अब यहां पे स्केल लगा होता है, तो आप स्केल की मदद से क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ये स्केल लगा हुआ है, इस स्केल से आप देखेंगे कि इन मरकरी के कॉलम में इनकी हाइट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक हाइट बेटा जी ये है और एक हाइट क्या है? ये है। यहां पे ये जो डिफरेंस है ये क्या बोलेगा बेटा? इसको डेल्टा एच एफ बोलेंगे। ठीक है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे?
आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सम अप कर देंगे किसको, डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम की हाइट्स के डिफरेंस को आपने सम अप कर दिया किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ये आपका क्या होगा बेटा जी, वेपर प्रेशर होगा। ठीक हो गया बेटा जी। मैं इसको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, सब बच्चे सुन लें कि मैनोमेट्रिक मेथड जो है ये एक एक्यूरेट मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लेंगे। ठीक है, इस फ्लास्क के ऊपर हमने ग्लास ट्यूब लगाई है, ग्लास ट्यूब का एक हिस्सा आपने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा हिस्सा बेटा जी मैनोमीटर के साथ। मैनोमीटर क्या है कि यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर बेटा जी क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लिक्विड को फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से फ्रीज कर देंगे। जैसे ही फ्रीज करेंगे तो वैक्यूम पंप के जरिए आपने क्या करना है, इस लिक्विड के सरफेस से एयर को और वेपर्स को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद आप लिक्विड को क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करके दोबारा फिर आपने वैक्यूम पंप की मदद से क्या करना है, एयर को और बबल्स को या वेपर्स को रिमूव कर देना है। दोबारा फिर आपने क्या किया, लिक्विड को फ्रीज कर दिया, दोबारा फिर आपने एयर को इवैक्यूएट किया, दोबारा फिर बेटा मेल्ट किया, दोबारा फिर फ्रीज किया। इस प्रोसेस को आप 2 3 4 मरतबा जो है वो रिपीट करने के बाद क्या करेंगे, वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे। ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर लिक्विड के अंदर कोई एयर या कोई और गैस जो है वो ट्रैप है तो वो सारी के सारी रिमूव हो जाए, हमें प्योरली सिर्फ लिक्विड का वेपर प्रेशर मिले। ठीक हो गया बेटा। अब आप क्या करेंगे, इस लिक्विड को राउंड बॉटम फ्लास्क में जो मौजूद है इसको आप थर्मोस्टेट में रख देंगे। थर्मोस्टेट का टेम्परेचर आप बेटा जी जो है वो फिक्स कर देंगे, सपोज करते हैं 70 डिग्री या 80 डिग्री या 50 डिग्री, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर आप उस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बेटा जी आप इसको हीटअप करेंगे थर्मोस्टेट में, यहां से वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। यहां पे वेपर्स का जो प्रेशर लग रहा है मरकरी के इस कॉलम पे, जो हिस्सा डिप्रेस है, यहां पे जस्ट वेपर्स का प्रेशर नहीं है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या है बेटा जी, वेपर प्रेशर। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 टोर और जबकि यहां पे सिर्फ वेपर प्रेशर है, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है, ये वाला प्रेशर कम है, तो फिर ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, मरकरी जो है वो इस लिक्विड के अंदर जाना चाहिए। ये डिप्रेस क्यों हो गया, तो याद रखिएगा जो मरकरी कॉलम का हिस्सा डिप्रेस हुआ है उसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है बेटा जी, वेपर प्लस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात की समझ लगी, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन बेटा जी क्या है, डिप्रेस है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर अपवर्ड मूव कर जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इस मैनोमीटर में मरकरी कॉलम की हाइट्स का डिफरेंस ले लेना है। हाइट्स का जो डिफरेंस है उसको मैंने डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एच में ऐड कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या होगा बेटा जी, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप इसके साथ ये डायग्राम भी बनाएंगे। सबको क्लियर है? नेक्स्ट बेटा जी हमारा जो टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या है, सब बच्चे देखें कि बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा जी, कंटेनर है, और उसी तरह इस कंटेनर के अंदर बेटा जी क्या है, लिक्विड है। ये कंटेनर के अंदर क्या है बेटा जी, लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉन्टिन्यूअली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं। अब देखें बेटा जी, आप क्या करते हैं, आप इस लिक्विड को हीट करते हैं। ये बेटा जी क्यू क्या है, हीट है। तो जैसे ही आप लिक्विड को हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ना बेटा जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब आप हीट को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर बेटा जी क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी। कहता है एक स्टेज आएगी जब लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर होगा, ये क्या है बेटा जी, जो वेपर्स का प्रेशर है, और यहां पे इसके ऊपर लग रहा है कौन सा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर? कहते हैं स्टेट आ जाएगी जहां पर क्या होगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा बेटा जी, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, आप उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा, अब आप बेटा हीट देंगे, लिक्विड का फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर अब फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा जी, कि द टेम्परेचर, ये याद रखना ये टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to external pressure। ठीक है, या फिर आप यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए लिख रहा हूं, कोई आर्टिफिशियल एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो उस टेम्परेचर को बेटा जी आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा, मैंने ये वीपी एब्रीवेशन लिखी है, आप यहां पे कंप्लीट वर्ड लिखेंगे। The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure। ठीक हो गया बेटा जी? अब याद रखिएगा, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है तो लिक्विड क्या करता है, बॉयल करना शुरू कर देता है। ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इस बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, लिक्विड बॉयल करता है। ठीक है, और बॉइलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट हीट सप्लाई करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है बेटा जी, कांस्टेंट हीट हमें क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। अब आप सोचते होंगे कि लिक्विड बॉयल कर रहा है, आप उसको मुसलसल हीट दे रहे हैं, तो लिक्विड बॉयल करता जा रहा है, तो हीट देने की वजह से लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आया है, अब लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो फिर एक्स्ट्रा हीट किधर जा रही है? क्वेश्चन आता है ना बेटा जहन में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है तो टेम्परेचर लिक्विड का क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जो कांस्टेंट आप हीट देते जा रहे हैं, वो हीट किधर जा रही है? तो याद रखिएगा, ये जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो दो काम कर रही है। एक, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये हीट बेटा ये यूज हो रही है किस पर्पस के लिए? नंबर वन, टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड बेटा जी, टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स, या आप कह सकते हैं टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल रखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रही है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाए तो लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। बात की समझ लगी ना? तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आया, सपोज करते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जैसे ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री, वो बॉयल करता है। अब एक्स्ट्रा जो आप हीट दे रहे हैं वो किधर जा रही है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। इसके अलावा बेटा जी वो किस पर्पज के लिए यूज हो रही है, टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है ना, वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल रखने के लिए ये बेटा जी हीट जो है वो यूज हो रही है। बात की समझ लगी? तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्टिफाई कि फॉर बॉइलिंग वी मस्ट सप्लाई कांस्टेंट हीट, कि बॉइलिंग के लिए हमें कांस्टेंट हीट जो है वो सप्लाई करना पड़ती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा हीट कहां पे यूज होती है? तो आप बताएंगे नंबर वन, टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड सेकंड वन, टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बात की समझ लगी? इस वजह से लिक्विड का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है बॉइलिंग पॉइंट पर। यहां तक सबको क्लियर है? अब बेटा देखें कि जब आप लिक्विड को बॉयल करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो वाटर ही है, ये लिक्विड वाटर है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी, ये गैसियस स्टेट में चला जाता है।
सपोज कर लेते हैं कि इसकी अमाउंट बेटा जी कितनी है, 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम। तो 1 मोल वाटर को 1 मोल वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आप हीट दे रहे हैं, आप बेटा जी उसे क्या बोलेंगे, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.5 या 6 किलो जॉल पर मोल हो गई। ठीक हो गया बेटा जी, ये आपने याद रखना है। ये क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बेटा जी एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, किसी बंदे के ऊपर अगर बेटा जी हम गर्म पानी फेंकें, ठीक है, और एक स्किन के ऊपर आप गर्म हीट स्टीम को फेंकें, कौन ज्यादा बर्निंग करेगी, स्टीम करेगी। वजह क्या है, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है, जबकि गर्म पानी के पास कम एनर्जी है। तो वो जो स्टीम या वेपर्स के दरमियान एनर्जी स्टोर हुई है, आप उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यही वो हीट है जिसकी वजह से स्टीम क्या करती है, जल्दी बर्निंग काज करती है। ओके हो गया बेटा जी, यहां तक सबको क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो फैक्टर्स में, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, तो नंबर 1 बेटा जी कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा जितनी ज्यादा होंगी, हमें वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए उतना ही ज्यादा हीट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा जी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहां पे है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे बेटा जी, एथानॉल। एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे, वाटर से। और वाटर का कम होता है किससे बेटा जी, ग्लिसरीन से या ग्लिसरॉल से। ओके हो गया। तो याद रखिएगा डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा जी, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। एथानॉल का 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो बेटा जी, 760 टॉर हो। ओके हो गया, 760 टॉर हो। ठीक हो गया बेटा जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। इस चीज को हम ग्राफ की मदद से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्राफ हमारी बुक में बना हुआ है, आपने बेटा इसको याद करना है, ये इंटी टेस्ट का भी टॉपिक है। हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है बेटा जी, टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कर लें, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, वेपर प्रेशर। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे 760 टॉर, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ का वो कितना है, 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर है। ऐसे ही है ना बेटे। अब आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि डाई इथाइल ईथर का ग्राफ जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये 0 डिग्री है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा जी, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा तो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। इसी तरह बेटा जब आप क्या करते हैं, एथानॉल के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह बनता है। वाटर के लिए बेटा जी ये ग्राफ है, और ग्लिसरॉल के लिए ये ग्राफ चलता जाएगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ओके हो गया बेटा जी। तो यहां पे ये आपने याद रखना है कि ये वाली कर्व किसके लिए है बेटा जी, डाई इथाइल ईथर के लिए। ठीक है, इसको ओ कर लो यहां पे। इसी तरह ये वाली कर्व किसके लिए बेटा जी, एथानॉल के लिए, C2H5OH। ये वाली वाटर के लिए है, और ये बेटा जी ग्लिसरॉल के लिए। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि सबका बॉइलिंग पॉइंट हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 760 टॉर पे। जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे तो वेपर प्रेशर कुछ का क्या है, बहुत ज्यादा है, 0 डिग्री पर ही बहुत ज्यादा है। यहां पे बेटा जी डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है, कर्व यहां से स्टार्ट हो रही है 0 डिग्री पर ही। उसकी वजह क्या है कि डाई इथाइल ईथर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक होती हैं।
कि लो टेम्परेचर पर भी उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। अब एथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसकी कर्व क्या थोड़ी सी नीचे से शुरू हो रही है, जबकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग, उसकी कर्व और नीचे है। ठीक है ना बेटे। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से क्या है, ये वेपर प्रेशर की जो लाइन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी कर्व जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि डाईइथाइल ईथर। ओके हो गया। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताएं इन लिक्विड्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि इन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो बताएं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है ना बेटे। तो ये यहां पे याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है बेटा जी। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके हो गया। तो यहां पे देखें सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर है वो डाईइथाइल ईथर का है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या है, कम है। ठीक है ना। ये डिफरेंस किस वजह से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। सबको समझ लग गई। उसके बाद बेटा जो सेकंड फैक्टर है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। सेकंड फैक्टर बेटा जी क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा जी उतना ही ज्यादा होगा। देखें हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को ही बढ़ा दें तो इसका मतलब क्या है, हमें वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगी और ज्यादा हीट की वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। बात की समझ लगी ना बेटे। यही वजह है कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या है, टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, याद रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है ना। अब देखें सब बच्चे, मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं वाटर की। यहां पे हम लिखते हैं बेटा एक्सटर्नल प्रेशर और इस तरफ हम लिखते हैं जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा जब एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टॉर होगा वाटर का, सही है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप 760 टॉर कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बेटा जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बेटा जी 700 टॉर कर दें तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर कर दें तो कितना हो जाएगा, 69 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप बेटा यहाँ पे 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड टॉर कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखें एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सही है ना बेटे। तो यहां पे याद रखिएगा कि ये जो 700 टॉर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मरी का। किसका है बेटा ये, तो याद रखिएगा मरी में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 98। उसकी वजह क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर कम करने के लिए हमें कम हीट देना पड़ेगी। कम हीट देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह बेटा ये जो है 69, ये किसका है, माउंट एवरेस्ट का। ये किसका है, माउंट एवरेस्ट का ये बॉइलिंग पॉइंट है। और ये बेटा जी 25, ये रूम टेम्परेचर पे। अब मुझे बताएं अगर हमने कुकिंग करनी हो तो किस टेम्परेचर पर कुकिंग यानी कि फास्ट होगी और कहां पे स्लो होगी, यहां पे बेटा जी सबसे ज्यादा कुकिंग फास्ट होगी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात की समझ लगी। क्यों, क्योंकि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आप लिक्विड को ज्यादा टेम्परेचर यानी कि ज्यादा हीट दे रहे हैं। जबकि अगर आप बेटा जी यहां पे 23.4 टॉर पे कुकिंग करना शुरू कर दें तो जो चीज घंटे में पकती थी वो 4-5 घंटों में जाकर पकेगी, क्योंकि हीट ही नहीं मिल रही। 25 डिग्री तो रूम टेम्परेचर है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो यहां पे अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर की एप्लीकेशन क्या है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो फिर हमें वेपर प्रेशर भी
इंक्रीज करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगी। ज्यादा हीट देंगे तो लिक्विड फिर किसी हाई टेम्परेचर पे जाके बॉयल करेगा। तो जब ज्यादा हीट मिलेगी तो उस लिक्विड के अंदर जो भी फूड होगी वो जल्दी कुक हो जाएगी। बात की समझ लगी ना बेटे। और एक्सटर्नल प्रेशर कम करने का फायदा क्या है वो हम देखते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वो क्या है बेटा जी? वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि प्योरिफिकेशन करना एट लो प्रेशर। याद रहेगा बेटा, प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड एट लो टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है ना बेटे। अब यहां पर देखें सब बच्चे कि हम बात करते हैं ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन को हम क्या करते हैं? प्योरीफाई करना चाहते हैं। कहता है ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टोर। कहता है कि ग्लिसरीन को जब आप 290 पे बॉयल करेंगे प्योरीफाई करने के लिए, तो ये इस टेम्परेचर पे डीकंपोज भी हो जाती है। तो क्या इसको प्योरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही ना बेटे। तो अब हम क्या करेंगे? इसका एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। एक्सटर्नल प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 टोर। ठीक है ना। तो 50 टोर के ऊपर ये बॉयल तो करेगा लेकिन डीकंपोज नहीं होगा। आप इसकी इजीली क्या कर सकते हैं बेटा जी? प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है बेटा जी? प्योरिफिकेशन ऑफ ए लिक्विड एट लो प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक हो गया। लो प्रेशर पर किसी लिक्विड की प्योरिफिकेशन को आप क्या बोलते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो आप बताएंगे यहां पे कि ग्लिसरीन बॉयल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टोर एक्सटर्नल प्रेशर, बट एट दिस टेम्परेचर इट विल डिकम्पोज. In order to purify glycerine, we must reduce external pressure up to 50 torr. In this way, the boiling point of glycerine becomes 210 degree centigrade, and at this temperature, it boils but not decompose. Okay हो गया बेटा जी? क्लियर है सबको? वैक्यूम डिस्टिलेशन का एक और फायदा भी है। वो क्या है बेटा जी? कि आप इस टेम्परेचर पे लिक्विड को बॉयल तो करवा रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूल कम देना पड़ रहा है। फ्यूल कम देना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमें एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर दिया है। तो कम हीट देने के लिए हमें क्या है बेटा जी? कम फ्यूल चाहिए होगा। तो इकोनॉमिकली हमें क्या है बेटा जी? वैक्यूम डिस्टिलेशन का फायदा है। ओके हो गया बेटा जी। ये दो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एक्सटर्नल प्रेशर इन प्रेशर कुकर एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर का क्या रोल है और वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या रोल है? प्रेशर कुकर में रोल क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगी। ज्यादा हीट देने के लिए बेटा जी क्या होगा? लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या है बेटा जी? एक्सटर्नल प्रेशर को आपने कम कर दिया है, तो फिर इस वजह से आपको वेपर प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। कम वेपर प्रेशर के लिए हमें कम हीट रिक्वायर होगी, जिसकी वजह से खुद ब खुद लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ओके हो गया। तो आज के लेक्चर में आपसे बेटा जी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनमें यह है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, 7 एग्जाम्पल। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ये जो बेटा जी ग्राफ है और ये जो ट्रेंड है वो बॉइलिंग पॉइंट का, ये आपसे इंटी टेस्ट में या वैसे पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। या अगर आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एथेनॉल, व्हाई, तो क्या बताएंगे आप? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर मॉलिक्यूल ग्रेटर देन एथेनॉल। ठीक है ना बेटा जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी तो लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है। वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट करनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो किसी हाई टेम्परेचर पे जाकर वो बॉयल करेगा। ओके हो गया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड को, तो एक्स्ट्रा हीट कहां पे यूज हो रही है, या बॉइलिंग के लिए कांस्टेंट हीट सप्लाई करना पड़ती है, क्यों? तो आप बताएंगे टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टू मेक एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है ना बेटा। ये दो प्रोसेस के लिए हमें जो है वो हीट रिक्वायर होती है।
जबकि मैनोमीटर बेटा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके हो गया। वैक्यूम डिस्टिलेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर वाली एप्लीकेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि किस एक्सटर्नल प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ओके,